हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 29 फ्रॉम द डीके गोयल बुक, पेज नंबर 3.31 ऑफ द अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर। शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज़ 1:2। तो गिवन दैट करके हम लिख लेते हैं बेसिक डेटा। द डेट इक्विटी रेशियो is 1:2. So we may assume that the value of non-current liabilities be रुपी 10 लाख। आप 10 लाख रख सकते हैं, 1 लाख रख सकते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स फंड बी रुपी 20 लाख। देखिए रेशियो जो है वो 1:2 का आपको रखना है, तो 10 लाख एंड 20 लाख लिया है मैंने। आप 1 लाख एंड 2 लाख भी ले सकते हैं। दिस does the impact of given transactions will be as follows। अब देखिए ट्रांजेक्शन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ ₹40,000। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखिए रीपेमेंट से होगा क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो कम होगी, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कम होगी। तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डेट, that is non-current liability, value of debt, but the value of equity, शेयर होल्डर फंड पे कोई इंपैक्ट आना नहीं है, बट द वैल्यू ऑफ इक्विटी विल रिमेन अनचेंज्ड। फुल स्टॉप। ठीक है, तो हुआ क्या है कि डेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, न्यूमरेटर रिड्यूस हो रहा है, दस द रेशियो विल डिक्लाइन। डिक्रीज लिख सकते हैं, डिक्लाइन लिख सकते हैं। फुल स्टॉप। इसे अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि एग्जामिनर को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा सके। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। परचेज ऑफ अ नॉन करंट एसेट फॉर 50,000 ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपने क्रिएट की है। तो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट basis will increase the value of debt only। नॉन करंट लाइबिलिटी है तो डेट ही इंक्रीज होगा, डेट ओनली। सो द डेट इक्विटी रेशियो, अब देखिए न्यूमरेटर अगर बढ़ रहा है तो रेशियो भी बढ़ेगा। सो द डेट इक्विटी रेशियो विल इम्प्रूव। आप इम्प्रूव लिख सकते हैं, इंक्रीज लिख सकते हैं, विल इम्प्रूव। फुल स्टॉप। अंडरलाइन कर लीजिए, जो भी हाईलाइटेड एरिया होगा वो पहले आपके एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा और मार्क्स भी सही तरीके से मिलेंगे। नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। इश्यूड न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 75,000 रुपीज़। देखिए इक्विटी शेयर जो हैं उनको आपने इश्यू किया है, तो लिखते हैं इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर डिनोमिनेटर है, किसी भी रेशियो में अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो फॉल कर जाएगा।
issue of new equity shares will increase the value of equity, will increase the value of equity and the denominator of debt equity ratio, denominator of debt equity ratio will increase, ratio will increase, will increase. So the ratio will decrease. जब भी डिनोमिनेटर बढ़ेगा किसी भी रेशियो में, केवल डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है तो रेशियो के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा, रिवर्स इंपैक्ट आएगा, रेशियो डिक्रीज हो जाएगा. नंबर 4, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल. ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल. अब डिविडेंड पेबल का जब पेमेंट आप करने वाले हैं तो ये करंट लाइबिलिटी है. डिविडेंड पेबल मतलब जिसका पेमेंट आपको करना ही था, तो डिविडेंड पेबल एक करंट लाइबिलिटी है. डिविडेंड पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी and repayment of the same, repayment of the same will change, both will change current asset and current liability only. हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो है उसमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. विल चेंज करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी ओनली. सो अब इससे होगा क्या, ना तो इक्विटी चेंज हो रहा है ना ही डेट चेंज हो रहा है, दोनों के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है. तो अब लिखते हैं आगे. ठीक है, केवल करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में इंपैक्ट है. सो डेट इक्विटी रेशियो विल रिमेन, debt equity ratio will remain unchanged. Full stop. Done. पॉइंट नंबर 5 इसको अंडरलाइन कर लेते. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता. चलिए जी, पॉइंट नंबर 5, हियर इट इज. गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. अब उधार में माल खरीदा है तो इन्वेंट्री बढ़ेगी, दैट इज करंट एसेट. विल अफेक्ट द वैल्यूज, करंट एसेट भी बढ़ेगी और करंट लाइबिलिटी भी बढ़ेगी. विल अफेक्ट द वैल्यूज ऑफ इन्वेंट्रीज, will affect the values of inventories and sundry creditors, and sundry creditors, sundry creditors, and will not affect debt oblique equity, will not affect debt oblique equity. ना तो डेट में कोई चेंज है ना इक्विटी में कोई चेंज है. सो the ratio will remain, so the ratio will remain unchanged, so the ratio will remain unchanged. Full stop. अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हाईलाइट हो सके कि हमारा फाइनल आंसर क्या है. चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6, पेमेंट टू ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है. पेमेंट अगर ट्रेड पेबल का हो रहा है तो बैंक कम हो रहा है, तो करंट एसेट भी कम हो रही है, करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है. नॉन करंट एसेट और इक्विटी पे कोई फर्क नहीं है. तो देखते हैं. पेमेंट टू ट्रेड पेबल, इट अफेक्ट्स ओनली करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, ओनली करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. डेट पे कोई चेंज नहीं है, इक्विटी पे कोई चेंज नहीं है. So the ratio of debt equity will remain, ratio of debt equity will remain unchanged, will remain unchanged. Perfect.
अंडरलाइन कर लीजिए ताकि वापस से जो एग्जामिनर हैं उन्हें ईजीली समझाया जा सके कि हमारा फाइनल आंसर ये है। रीजनिंग हमने दे दिया है, अब रीचेक कर लेते हैं हमारे आंसर्स को। फर्स्ट आंसर देख लीजिए, रेशियो डिक्रीज, करेक्ट है। सेकेंड आंसर देख लीजिए, इंक्रीज होगा रेशियो में, इम्प्रूव होगा, करेक्ट है। थर्ड वन, रेशियो डिक्रीज है, इट्स अगेन करेक्ट। फोर्थ, नो चेंज इन डेट इक्विटी, ये भी करेक्ट है, अनचेंज रहेगा। फिफ्थ, देर विल नॉट बी एनी चेंज इन डेट इक्विटी, अनचेंज्ड है। सिक्स्थ, नो चेंज लिखा हुआ है तो अनचेंज्ड है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा, पैटर्न आपको सही लगा, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन से किसी का भी बेनिफिट हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर द वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन किसी के भी काम आ सकता है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग।